guys, how are you? So we are here with a very new topic of the photosynthesis and हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, जिसमें हमने आपको फोटो सिस्टम्स के बारे में बता दिया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में बता दिया और फोटो सिस्टम्स, रिएक्शन सेंटर्स, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं लाइट रिएक्शन के बारे में। लाइट रिएक्शन, मैंने बोला कि जो फोटोसिंथेसिस होती है बेसिकली दो पार्ट में होता है, एक फोटोकेमिकल प्रोसेस होती है और एक बायोसिंथेटिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाता है, किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर। क्लियर? लाइट रिएक्शन में क्या हो रहा है बेटा? तो यहाँ पे जो सनलाइट है इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है और इसको यूटिलाइज करके प्लांट्स क्या कर रहे हैं? एटीपी और एनएडीपीएच की सिंथेसिस कर रहे हैं। यहां से देखिए सनलाइट आती है और ये फोटो सिस्टम्स जो होते हैं जो कहां प्रेजेंट है? थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे, और ये क्या करते हैं? लाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, जो किस फॉर्म में आ रहा है? फोटॉन्स के फॉर्म में आ रहा है। इसको एब्जॉर्ब करके ये ट्रैवल कराते हैं, यानी ट्रांसफर करते हैं किधर की तरफ? रिएक्शन सेंटर की तरफ। एक पॉइंट ये ध्यान देना है कि जो रिएक्शन सेंटर होता है किस चीज का बना होता है? क्लोरोफिल ए का। अगर इस पे डायरेक्टली लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, आप कहोगे कि सर ये डायरेक्टली ये क्यों नहीं एब्जॉर्ब करता है? अगर डायरेक्टली ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ पे इसकी लाइट की इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो प्रोसेस हो जाती है क्या? फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो ऑक्सीडेशन, और फोटो ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्लोरोफिल का लॉस हो जाता है, रिएक्शन सेंटर डिस्ट्रॉय हो जाता है और फोटोसिंथेटिक यील्ड क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। तो मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे जो भी सनलाइट आई वो किस फॉर्म में आई? फोटॉन्स के फॉर्म में आई, एब्जॉर्ब हुई फ्रॉम द एसेसरी पिगमेंट्स और इन्होंने ट्रांसफर किया लाइट एनर्जी को कहाँ पे? रिएक्शन सेंटर की तरफ। रिएक्शन सेंटर पे जैसे लाइट पहुंची तो यहाँ पे इस पे एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में पहुंच गई और अब ये रिएक्शन सेंटर फर्स्ट भी हो सकता है, रिएक्शन सेंटर सेकंड भी हो सकता है, और जैसे ही ये क्या करते हैं? लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं तो इनका जो सेंट्रल मेटल होता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होने की वजह से जो उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो अपने ऑर्बिट को छोड़ देगा। अब जब ऑर्बिट को छोड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? हायर स्टेट में पहुंचा, और ये जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो उसने इसको एब्जॉर्ब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने। बट अभी इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं? ये चूंकि किस पोजीशन में है? हाई एनर्जी वाली पोजीशन में। तो ये अब क्या करेंगे? अपनी एनर्जी को लूज करने की कोशिश करेंगे और लूज करते हुए आके फिर किसी एक रिएक्शन सेंटर की तरफ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज करके उस सेम रिएक्शन सेंटर पे आता है, समझ रहे हो बच्चों? उस सेम रिएक्शन सेंटर पे आता है जिस रिएक्शन सेंटर से वो निकला था, तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइक्लिक फोटो phosphorylation. But if electron don't travel back to the same reaction center from there, जो यहां से निकला हुआ है, अगर ये इस सेम रिएक्शन सेंटर को वापस लौट के नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा? नॉन साइक्लिक। ठीक ना? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है ना? हम लाइट रिएक्शन को क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्यों? क्योंकि यहां पे लाइट की प्रेजेंस में फॉस्फोराइलेशन प्रोसेस हो रही है। यहां पे किसकी सिंथेसिस होती है? एटीपी प्लस NADPH2 की। ठीक ना? अब इन दोनों को कलेक्टिवली हम क्या बोल रहे थे? एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी पावर। ओके? और जो डार्क रिएक्शन है या बायोसिंथेटिक फेज है वो इसी एनर्जी पे डिपेंड करता है। तो जो डार्क रिएक्शन है वो डार्क में नहीं होता है, वो क्या होता है? लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस होती है। बट जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, और यहां पे दो टाइप के फॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलते हैं, एक नॉन साइक्लिक और एक साइक्लिक। तो हम यहां पे देखते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक में हमने बोला कि अगर जिस रिएक्शन सेंटर से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए उस सेम रिएक्शन सेंटर को नहीं लौट के आएंगे, यानी कि अगर यहां से रिलीज हुआ है तो ये सेम रिएक्शन सेंटर पे ना जाके दूसरे रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जाता है। ठीक ना? और इस तरीके से
ये ट्रैवल होता है। अब इस पूरे ट्रैवल को अगर जैसे कि हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, तो हम आपको ये बता रहे हैं कि ये होगा बेटा PS सेकेंड यानी कि P680 वाला, ये क्या होगा PS फर्स्ट और P700। आपको पता है कि ये लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होकर प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे पहुंचा और यहां से फिर ये ट्रेवल करते हुए फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द साइटोक्रोम एंड प्लास्टोक्विनोन, इवन से फ्रॉम द डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन, जो इसको ट्रैवल कराते हैं और वापस भेज देते हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट पे। अब इस पूरे ड्यूरेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ एटीपी की सिंथेसिस होगी, ठीक ना। अभी मैं आपको ये पूरी रिएक्शन दिखाऊंगा अगले नेक्स्ट स्लाइड पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका ये भी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये भी सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा और यहाँ से ये FD देन NADH रिडक्टेज, ठीक है ना। तो अब ये सारी चीजें किस तरीके से चलती हैं हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि प्रॉपर डायग्राम के फॉर्म में है, जो आपको बहुत आराम से समझ में आने वाला है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि यहां पे जो फोटो सिस्टम सेकेंड है P680 रिएक्शन सेंटर वाला, इसने क्या किया कि जैसे ये लाइट आया, इन्होंने एनर्जी को ट्रांसफर किया किधर, टुवर्ड द रिएक्शन सेंटर। और ये क्या है, रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर की तरफ लाइट आई और यहां से जो इलेक्ट्रॉन था वो रिलीज हुआ। अब चूंकि यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फोटोलिसिस में 2 वाटर दिखाया गया एक साथ। अभी इसको हम बताएंगे किस तरीके से। अब यहाँ पे जो फियोफाइटिन दिया हुआ है, ये इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ठीक है ना। तो जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा उसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, बट अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या है, हायर एनर्जी लेवल पे। देखिए ये हायर, ये लोअर, किसकी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये हायर एनर्जी लेवल पे, अब ये क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा। लूज करेगा तो सबसे पहले यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हैं जो ये कहां प्रेजेंट है। तो ये सारी जो प्रोसेस हो रही है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, ये सारी प्रोसेस कहां पे हो रही है, ये हो रही है थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। अब अगर ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे हो रही है तो डेफिनेटली ये जो प्रोटीन्स हैं ये कहां प्रेजेंट हैं, थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन पे। अब देखिए यहां पे जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोन। ये PQ जो लिखा हुआ है ये क्या होता है, प्लास्टोक्विनोन, क्लियर। और इसके बाद ये आएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स पे, इसको आप लिख सकते हो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। क्या हो गया ये, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। जिस ड्यूरेशन में इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, इस टाइम पे ये एटीपी की सिंथेसिस करता है। क्यों करता है, कैसे करता है, हम पढ़ेंगे उसको केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। लेकिन अभी चूंकि हम यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी की सिंथेसिस हो रही है, प्रोड्यूस वाया द प्रोटॉन मोटिव फोर्स। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। किसके थ्रू, बाय द प्रोटॉन मोटिव फोर्स। अब ये प्रोटॉन मोटिव फोर्स कैसे डेवलप होता है, ये सारी चीजें हम केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए ये किसकी तरफ ट्रांसफर करेगा, ये करेगा प्लास्टोसाइनिन। ये क्या होता है, प्लास्टोसाइनिन, ठीक है ना। प्लास्टोसाइनिन हमेशा चाहे वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा हो और चाहे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, प्लास्टोसाइनिन हमेशा इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टुवर्ड्स द रिएक्शन सेंटर फर्स्ट फोटोसिस्टम। तो फोटोसिस्टम फर्स्ट के हम ये बोल सकते, देखिए फोटोसिस्टम फर्स्ट के रिएक्शन सेंटर पे, और ये कितना होता है, इसको हम बोलते हैं PS फर्स्ट, और रिएक्शन सेंटर कितना है, P700। यहां पे कितना था, P680, ठीक है ना। अब जिस टाइम पे इसके पास, चूंकि यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन भी आ गए, चूंकि यहां 4 इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन भी आ गए, और अब ये इलेक्ट्रॉन भी यहां से इधर की तरफ मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये भी क्या कर रहा है, लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। भाई ये भी तो फोटो सिस्टम है, लाइट तो ये भी एब्जॉर्ब करेगा। अब जब लाइट ये एब्जॉर्ब कर रहा है, उस ड्यूरेशन में ही इसके पास इलेक्ट्रॉन भी आ जा रहे हैं। समझ रहे हो ना, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अब देखिए जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आया तो ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स थे ये भी क्या हो गए, एक्साइटेड स्टेट में, और क्या हुआ, क्योंकि यहां पे ये एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा है तो ये भी अपने हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाएंगे, और ये भी यहां से अब एनर्जी को डिफरेंट कंपोनेंट्स के थ्रू लूज करने की कोशिश करेगा।
जब ये लूज करेगा तो सबसे पहले ये कहां पहुंचेगा, फेरिडॉक्सिन, FD से इसको डिनोट किया जाता है, किससे, FD, फेरिडॉक्सिन, ठीक ना। फेरिडॉक्सिन की अगर बात करें तो ये रिलेटेड है NADPH रिडक्टेज, NADPH रिडक्टेज, क्लियर। NADPH रिडक्टेज जो है यहां पे क्या करता है, NADP को रिड्यूस करके बना देता है NADPH, ठीक है ना। ये कैसा पावर होता है, इसको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं जो अभी आपको समझ में नहीं आएंगे। पहली चीज कि यहां से जब इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ तो बेटा यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई होगी, यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हुई होगी, यानी कि कुछ यहां पे होल्स क्रिएट हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रेवल करते हुए दूसरे रिएक्शन सेंटर पे आ गया। इवन ये यहां से भी ट्रेवल कर गया, लेकिन अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन के होल्स क्रिएट हुए हैं तो वो होल्स तो ये इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल कर दिया, वो होल्स तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ने फुलफिल कर दिया जो कि फोटो सिस्टम फर्स्ट से सेकंड से आए हुए हैं। लेकिन जो फोटो सिस्टम सेकंड में जो क्या कहते हैं होल्स क्रिएट हुए, उसको कौन फुलफिल करेगा, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन तो इधर चला गया और इसको यूज कर लिया किसने, NADP रिडक्टेज ने। यहां पे रिएक्शन क्या हो गई, तो अगर हम बात करें NADP प्लस प्लस, यहां पे 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी होगा, तब तो जाके 2 NADPH का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि इस पूरी प्रोसेस में दो चीजें दिख रही हैं, ये हाइड्रोजन कहां से आया और ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही है ये कहां से फुलफिल हो रही है। तो बेटा ये गए भगवान के पास, फोटो सिस्टम सेकंड, बोला भाई हमारा तो बड़ा नुकसान हो रहा है भगवान जी। तो भगवान जी बोले कि क्यों भाई, इन्होंने बोला कि यार हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होकर जा रहा है ना, यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस पहली बात मेरे पास नहीं आ रहा है, दूसरी चीज कि वहां पे वो NADH है वो सारा का सारा यूज कर ले रहा है। अब भगवान जी बोले ठीक है चलो हम तुमको एक दूसरी प्रोसेस दे रहे हैं, भाई तुम्हारे पास वाटर की अवेलेबिलिटी सफिशिएंट अमाउंट में है तो क्या करो ना, उसको तोड़ के उसका इलेक्ट्रॉन ले लो। अब देखिए यहां पे देखिए क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, ठीक है ना। क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन ऑफ वाटर, या इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और इसको बोलते हैं हिल्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, हिल्स रिएक्शन। अब यहां पे देखिए इसको हम बोल रहे हैं हिल्स रिएक्शन और फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस पूरी प्रोसेस में आप क्या देख रहे हो, 4 प्रोटॉन का फॉर्मेशन हो चुकी है, यहां पे 2H2O। देखिए अब यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहां पे 2 है। अब अगर ये सिंगल H2O पे अगर हम रिएक्शन कराते तो H2O ब्रेक होता किसके अंदर, तो 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 1/2 O2, और ये ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाता है एटमॉस्फेयर के लिए, ठीक ना। तो जो हमको ऑक्सीजन मिल रही है ना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो कहां से रिलीज हो रही है, तो वो वाटर से रिलीज हो रही है। नीट में खूब पूछा गया है क्वेश्चन, ऑक्सीजन इवॉल्व ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम, तो आंसर होगा कम्स फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम द CO2। ओके, क्लियर गाइस। चलिए तो यहां पे देखते हैं कि अब यहां पे जो भी डेफिशिएंसी क्रिएट हुई थी इलेक्ट्रॉन की, उसने इससे क्या कर लिया, फुलफिल कर लिया। और ये जो प्रोटॉन यहां पे क्रिएट हुए हैं इस पे पहले से ही NADP की नजर है, NADP रिडक्टेज की, और ये क्या करता है, इस वाटर को इस प्रोटॉन को यहां पे लाके यूटिलाइज कर लेता है और NADPH की सिंथेसिस कर ले रहा है। तो अब यहां पे पूरा का पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया, मेरे ख्याल से तो आ गया होगा, पूरा का पूरा सिस्टम समझ में आया कि किस तरीके से कहां से कौन सा प्रोटॉन रिलीज हुआ, कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ, और रिलीज होके वो कहां पे यूटिलाइज हो रहा है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके देखो ना, तो आपको क्या दिख रहा है कि ये प्रॉपर एक Z फॉर्म में दिख रहा है, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं Z स्कीम। और इस पूरी प्रोसेस के बारे में किसने बताया था, तो वो बताया था हिल्स एंड बेंडल, हिल्स एंड बेंडल ने। तो ये पूरा Z स्कीम
नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन समझ में आया। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। इस फोटोलिसिस ऑफ वाटर के लिए MnCl2 बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसमें टूटता है, Mn+2 माइनस में, ठीक है ना। तो इसके लिए मैग्नीज आयन और क्लोराइड आयन बहुत इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। खूब बने क्वेश्चन नीट के अंदर, मेडिकल एग्जाम्स के अंदर, किसके ऊपर, कि कौन से एलिमेंट्स इस पूरे रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, ठीक है ना। अब ये पूरी प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जल्दी से आगे की प्रोसेस। जैसे ये कहते हैं इन फोटो सिस्टम सेकंड द रिएक्शन सेंटर ऑफ द क्लोरोफिल ए एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है ना, और किसकी, रेड लाइट, कॉजिंग द इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम द एक्साइटेड एंड जंप इनटू द ऑर्बिट फर्दर फ्रॉम द atomic nucleus. कह रहा था electrons are picked up by the electron acceptor which pass them to the electron transporter. कह रहा this movement of electrons is downhill. कैसा है, डाउनहिल है। क्यों, क्योंकि वो जब जाता है तो अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए, अपनी एनर्जी को लूज करते हुए नीचे की तरफ आता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ एन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और रिडॉक्स पोटेंशियल, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं हम इसको साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को, ठीक है ना। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में खाली एक सिंगल फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है एंड दैट इज द पीएस फर्स्ट। और पीएस फर्स्ट है तो रिएक्शन सेंटर कितना होगा, P700। क्लियर गाइस, ओके। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात करें तो यहां पे हम देखते हैं कि जो सनलाइट है आया, और चूंकि यहां पे एसेसरी पिगमेंट्स होंगे, इन एसेसरी पिगमेंट्स ने लाइट को एब्जॉर्ब किया, ट्रैवल कराया किधर की तरफ, ट्रांसफर किया रिएक्शन सेंटर की तरफ। रिएक्शन सेंटर का सेंट्रल मेटल क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड स्टेट में जाके इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरफ ट्रांसफर कर दिया, जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। क्या है, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्लियर गाइस, देखिए अब यहां पे डायरेक्टली ये दिखा दिया गया है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू वापस इसी सिस्टम पे आता है। मैं आपको इधर दिखा देता हूं कि यहां पे एक्चुअली में क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, किसके थ्रू ये ट्रेवल करके आ रहा है, ठीक है ना, किसके थ्रू ये ट्रेवल करके आ रहा है। तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले यहां से ये गया होगा किसके पास, ये जाता है फेरिडॉक्सिन FD। लेकिन आपको पता है कि जब नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो रही थी तो फेरिडॉक्सिन ट्रांसफर कर दे रहा था इलेक्ट्रॉन किसको, NADP रिडक्टेज को। लेकिन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये प्रोसेस नहीं होती है, ये ट्रांसफर करता है वापस से किसको, PQ को। PQ क्या है, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन के साथ किसकी सेटिंग है, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स की। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, और इसके थ्रू जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेगा तो मैंने क्या बताया, यहां पे किसकी सिंथेसिस होगी, ATP की, ठीक है ना। और फिर इससे इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होगा वो कहां गया, PC पे। और मैंने आपसे पहले बताया कि प्लास्टोसाइनिन ऑलवेज ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू PS फर्स्ट। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहां से ट्रांसफर करता हुआ कहां आ गया, वापस सेम रिएक्शन सेंटर पे जहां से वो रिलीज हुआ था। क्लियर, तो जहां से ये रिलीज हुआ था वहीं से फिर वापस आ गया। और इस टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन जिस भी फोटो सिस्टम से रिलीज होता है उसी फोटो सिस्टम पे लौट के वापस आ जाता है। लेकिन यहां पे आप एक बात देखो कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है यहां पे नो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, नो O2 प्रोडक्शन, यानी कि कोई भी ऑक्सीजन रिलीज नहीं हो रही है। उसके साथ अगर हम देखें तो यहां पे ओनली ATP, तो खाली ATP की सिंथेसिस हो रही है एंड नो NADPH2, तो किसी भी NADPH की सिंथेसिस नहीं हो रही है। यानी कि यहां पे बहुत ज्यादा ना तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है और ना ही यहां पे ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो देखते हैं हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन दोनों को जरा हम एक काम करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो अगर हम यहां पे देखिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को अगर कंपेयर करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक में कौन सा फोटो सिस्टम पार्टिसिपेट करता है,
तो PS फर्स्ट एज वेल एज PS सेकेंड, ठीक ना। तो नॉन साइक्लिक में बोथ फोटो सिस्टम टेक्स पार्ट, क्लियर, बट इन साइक्लिक ओनली PS फर्स्ट will take part. Photolysis of water occurs in non-cyclic photophosphorylation but not in cyclic photophosphorylation. First electron donor in non-cyclic photophosphorylation is water. आपने देखा था नीचे से फोटोलिसिस हो रही थी और उससे इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करके कहां जा रहा था, देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन ये ट्रेवल करके क्या हो रहा है कि जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, इन्होंने क्या किया, इसको फुलफिल कर दिया, क्लियर है। और जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होता है वो फोटो सिस्टम फर्स्ट से ही रिलीज होता है और वही लौट के आता भी है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, दोनों साइक्लिक के अंदर दोनों क्या होगा, रिएक्शन सेंटर फर्स्ट। बट इन केस ऑफ नॉन साइक्लिक, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डोनर विल बी द वाटर एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल बी द NADP रिडक्टेज, ठीक ना। NADP जो एक्सेप्ट करेगा एंजाइम कौन सा होगा, NADP रिडक्टेज, क्लियर है। चलिए उसके बाद प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे, तो नॉन साइक्लिक में ATP की भी सिंथेसिस हो रही थी, NADPH की भी सिंथेसिस हो रही है, ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है। नॉन साइक्लिक में ATP भी बन रहा है, NADPH भी बन रहा है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोलिसिस ऑफ वाटर, हिल्स रिएक्शन, क्लियर। बट इन नॉन साइक्लिक इन साइक्लिक प्रोसेस ओनली ATP विल फॉर्म, नो ऑक्सीजन, नो NADPH2, क्लियर। एंड लास्ट वन कि ये कहां प्रेजेंट होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहां हो रहा है, तो डोमिनेंट इन ग्रीन प्लांट। तो मैक्सिमम ऑलमोस्ट 80% जो फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है वो क्या होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और जो फर्स्ट है वो डोमिनेंट होता है बैक्टीरिया के अंदर, तो ग्रीन प्लांट्स के अंदर या हायर प्लांट्स हैं उसमें मैक्सिमम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है और बैक्टीरिया के अंदर साइक्लिक हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कंप्लीट एक प्रोसेस थी फोटोफॉस्फोराइलेशन की, जिसके बारे में हमने देखा देयर आर टू टाइप ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, दिस इज द कंप्लीट लाइट रिएक्शन। एंड लाइट रिएक्शन का रिजल्ट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, तो ATP प्लस NADPH2 विच इज नोन एज द एसिमिलेटरी पावर, क्लियर है। और इसके साथ साथ इस प्रोसेस में फोटोलिसिस होती है, तो यहां पे ऑक्सीजन भी इवॉल्व हो रहा है और यही ऑक्सीजन इस पूरे अर्थ पे लाइफ के लिए कह सकते हैं एक रेस्पिरेटरी सोर्स है, ठीक ना। जितने भी एरोबिक कंपोनेंट्स हैं उन सब के लिए ऑक्सीजन का जो मेन सोर्स है दैट इज द फोटोसिंथेसिस। और इसमें भी लाइट रिएक्शन के ड्यूरेशन में जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती है वहां से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, वही ऑक्सीजन हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है ना। तो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है इसमें ऑक्सीजन भी निकल रहा है, इसमें ATP भी बन रहा है, इसमें NADPH2 भी बन रहा है। लेकिन जब साइक्लिक की बात करते हैं तो वहां पे ओनली ATP का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस है, विदाउट लाइट ये प्रोसेस नहीं हो सकता है, क्लियर है, सब कुछ क्लियर। अब इसके बाद जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में वो हम डिस्कस करेंगे बेटा डार्क रिएक्शन के बारे में, ठीक ना, जिसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। जब उसको पढ़ेंगे बहुत सारी डिटेल उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले अभी हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक और बचा हुआ है, दैट इज द केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, जिसको पीटर मिशेल ने दिया था। तो मिशेल की जो थ्योरी है केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, उसको पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो प्रोटॉन पंप होता है वो किस तरीके से ATP की सिंथेसिस करा रहे हैं, और ये सारी डिटेल हम डिस्कस करने वाले हैं केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में। बेटा साथ में बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है। केमी-ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है, बट नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है, क्लियर। चलिए फिर मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बी हैप्पी, ऑल गुड।